आज है 29 जनवरी और हम आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली न्यूज़ गुरुग्राम से रिलेटेड है। वहाँ भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बन रहा है। 100 चार्जिंग पॉइंट होंगे उसमें। मतलब 100 फोर व्हीलर्स एक साथ चार्ज किए जा सकते हैं। उसके बाद बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटका में है। यहाँ अभी टाइगर सेंसस हो रहे हैं। उसके बाद स्वाभिमान आंचल, ये मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। अ, इसको कट ऑफ एरिया या कट ऑफ रीजन भी बोलते थे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था, दूर था, नदी पड़ती थी बीच में और कोई पुल नहीं था। बाद में यहाँ पुल बना और इसको जोड़ा गया मेन शहर से, मेन एरिया से। उसके बाद नियोकोव एक तरह का कोरोना वायरस है जो अभी तक चमगादड़ों में देखने को मिला है। अभी तक कहते हैं कि इंसानों को नहीं इफेक्ट कर पाया या इन्फेक्ट कर पाया है। उसके बाद जियोमारा कास्त्रो, ये होंडुरास की नई और पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। उसके बाद है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसको बैड बैंक के नाम से जानते हैं। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर पद्म कुमार माधवन नायर हैं। ये बेसिकली जो एनपीए होते हैं बैंक के, उनको रिजॉल्व करने के लिए बना है। एनपीए क्या होता है कि जैसे कोई बैंक जो है वो लोन दे देता है। लोन एक्चुअली बैंक का एसेट होता है, ठीक है, क्योंकि उससे उन्हें इंटरेस्ट मिलता है अ, हर महीने या साल, जो भी जिस भी उस पर लोन दिया है जिस टर्म पे। तो जब तक वो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो उनका एसेट है। लेकिन क्या होता है कि कुछ एंटिटीज जो लोन लेती हैं वो उसको पे नहीं कर पाती हैं। इवन इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाती हैं, लोन भी नहीं पे कर पाती हैं, तो वो उनकी लाइबिलिटी हो जाती हैं। तो जब कोई भी एसेट लाइबिलिटी बन जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बैंक के साथ भी यही प्रॉब्लम है। उन्होंने कई सारे लोन दिए बड़े बड़े, मतलब 6 करोड़, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसे, और वो सब लाइबिलिटीज हो गई। जिनको दिया था वो बैंकरप्ट हो गए, ठीक है। तो उन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए, उन्हीं एनपीएस को रिजॉल्व करने के लिए ये बैड बैंक बना। इसका काम है कि ये जो अलग अलग बैंक्स के जो ये एनपीएस होंगे उनको कलेक्ट करेगी और फिर इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। रिजॉल्व अब उनके कई तरीके हैं कि जैसे उस एनपीए को, मतलब जैसे अब मान लीजिए 10,000 करोड़ का लोन है वो, तो उसको अलग अलग भाग में बांट के फिर एक एक सेक्शन को वो रिजॉल्व करेगी। या फिर जिस एंटिटी ने लिया है वो लोन, उसका भी ऑक्शन हो सकता है, लिक्विडेट कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे इसमें प्रोविजन है। उसके बाद है वी अनंत नागेश्वरन, वेंकटरमन आनंद नागेश्वरन, ये नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। उसके बाद है एनआईआरसीएल। एनआईआरसीएल में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए एक दूसरा बना है, इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। उसके चेयरमैन दिवाकर गुप्ता। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा। उसके बाद है ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, इसको ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल तरीका है इंट्रोगेशन, मतलब पूछताछ का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जब जो सस्पेक्ट या एक्यूज है उसको जब कोई फोटो या वीडियो या फिर आवाज़ सुनाई जाती है, तो उसका रिएक्शन नोट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। इसको ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। एक दूसरी चीज़ होती है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग ईईजी होता है। ईईजी मतलब इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है। वो एमआरआई स्कैन के बाद मिलता है। एमआरआई स्कैन नॉर्मली किसी डिसीज़ के डायग्नोज के लिए यूज़ करते हैं, पता लगाने के लिए कि मतलब ये डिसीज़ है कि नहीं। उसमें ब्रेन के जो न्यूरो सिग्नल्स होते हैं उसमें उसको उनको मैप किया जाता है और उससे पता लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। ये चाइना और रशिया ने प्रपोज किया है कि वो बनाएंगे और ये 2035 तक रेडी हो जाएगा। उसके बाद है 5G ये एक तरह का इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। जिसमें इन्होंने प्लानिंग की थी कि जो 5G है वो एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। अ, और इसको बनाने का वो था कि आईआईटी मद्रास और हैदराबाद इसको बनाएंगे, ठीक है, वो लोग डेवलप करेंगे। पर इसको अभी रिसेंटली ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था, जो प्राइवेट कंपनियां थी, वो इसके खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि इंडिया अपना अलग बनाएगा और इंटरनेशनल का अलग होगा, तो दो अलग अलग हो जाएंगे। तो जो ज़्यादातर हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर ही है टेलीकम्युनिकेशन में, उनको फिर उनको दिक्कत आएगी इंटीग्रेट करने में, ठीक है। जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो ऐसी कोई है नहीं डिवाइसेस की, मतलब ना ही मोबाइल फ़ोन्स की, ना वो
सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होते हैं, हमारा कोई अलग से स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो जब हम 5G टेक्नोलॉजी अलग स्टैंडर्ड पे बनाएंगे और जो इंटरनेशनल 5G होगा वो अलग स्टैंडर्ड पे होगा, तो उनको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद है भारत में पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरला में खुला है। ग्राफीन को वंडर मटेरियल भी कहते हैं। ये कार्बन का एलोट्रोप है। एलोट्रोप मतलब जिसकी फिजिकल स्टेट है वो सेम होती है, लेकिन इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं, ग्रेफाइट, चारकोल और डायमंड। ये तीनों ही इनकी फिजिकल स्टेट सेम है, सॉलिड है, पर फॉर्म्स अलग है। मतलब डायमंड हार्डेस्ट है और ग्रेफाइट जो है वो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। ग्रेफाइट आपके जो पेंसिल होती हैं इसमें जो ब्लैक वो निब होती है, वो बनाने के काम आती है। और चारकोल इनके बीच में कहीं, मतलब डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में उसकी हार्डनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। और ये जो ग्राफीन है ये ग्रेफाइट से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। ग्राफीन की जो थिकनेस होती है वो वन एटम होती है, ठीक है। वन एटम मतलब बहुत ही पतला, आप देख नहीं सकते आंख से ऐसे नॉर्मली, ठीक है। और बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब जो स्टील होता है उसके 200 टाइम्स स्ट्रांग होता है ये। और अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अलग अलग मटेरियल में इसको मिक्स करके स्ट्रॉन्ग एलिमेंट सब्सटेंस वगैरह बनाते हैं। आपके काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, इवन फ़ोन में या लैपटॉप में, या जो स्क्रीन बनती हैं, टीवी स्क्रीन होती हैं वगैरह उसमें, ठीक है। उसके बाद है संगोली रैना। ये एक योद्धा थे। कित्तूर एक प्रिंसली स्टेट था। उसके जो राजा थे उनको मार दिया गया था, उनके बेटे को भी मार दिया गया था, अंग्रेजों ने मारा था। और वो कित्तूर को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर में लेना चाहते थे। तो रानी चेन्नम्मा जो वहाँ की रानी थी उस समय, उन्होंने विद्रोह किया था और उनका साथ दिया था संगोली रैना ने 1824 में, ठीक है। बाद में खैर संगोली रैना को अंग्रेज पकड़ लेते हैं और इन्हें फांसी दे देते हैं। इन्हीं के नाम पे अभी अब मिलिट्री एकेडमी खुल रही है कर्नाटका में, संगोली रैना की, ठीक है। उसके बाद है यूएस की एक कंपनी है रॉसवेल बायोटेक्नोलॉजीज। इसने पहला मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाया है मूर्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए। मूर्स लॉ क्या है? मूर्स लॉ कहता है कि जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट में जो चिप होते हैं, चिप में वो ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं वो हर 10 साल पे दोगुना हो जाते हैं। मतलब आज अगर मान लीजिए किसी सर्किट में 100 वो यूज हो रहे हैं ट्रांजिस्टर, तो 10 साल बाद वो दोगुने हो जाएंगे, मतलब 200 हो जाएंगे। मतलब यूज करना पड़ेगा उन्हें इतना, ऐसा कहना था, ठीक है, एक डेंस सर्किट में। तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो नई इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाई है, इसमें इन्होंने एक ही मॉलिक्यूल यूज किया है। उससे ये यूनिवर्सल सेंसर एलिमेंट बनाएंगे, जिसको प्रोग्राम करके उसको बायो सेंसर बनाएंगे। बायो सेंसर जो भी बायोलॉजिकल चीजें होती हैं उसको सेंस करने के लिए यूज होती हैं। मान लीजिए आपका ड्रग हुआ या कोई प्रोटीन हुआ या कोई और चीज हुआ, ठीक है, उसके लिए अगर कोई आप सेंसर बना रहे हैं उसमें वो इस्तेमाल होगा। उसके बाद है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को कंडीशनल मार्केट अप्रूवल मिल गया है। कंडीशनल मार्केट अप्रूवल का मतलब है कि ये वैक्सीन सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर अवेलेबल होंगी। जैसे किसी को चाहिए होगा तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू इनको ले सकता है, पर ये मेडिकल शॉप्स वगैरह पर नहीं अवेलेबल होंगी। उसके बाद है स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। ये डीपीआईआईटी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। उसके बाद एजेंसी फ्रेंचाइज डेवलपमेंट, ये एक फ्रांस का डिपार्टमेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन 3 एंटिटीज ने मिलकर ये चैलेंज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है वेस्ट मैनेजमेंट में इनोवेशन लाना, ठीक है। उसके बाद है जैद कॉन्फ्रेंस। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन 2021-22 के नाम से लॉन्च हुआ। ज़ैद सीज़न रबी सीज़न के बाद आता है और खारिफ से पहले, मतलब रबी और खारिफ के बीच में ये सीज़न पड़ता है। अ, आपका रबी सीज़न ख़त्म होता है अप्रैल मई में, ठीक है। तो उसके बाद ज़ैद सीज़न पड़ता है और उसमें ये खीरा ककड़ी वगैरह उगाते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। धन्यवाद।